नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रधर्म में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राज्य में अभी से चुनावी सरगर्मी दिखाई देनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज करते हुए कहा है कि वह किसी भी हाल में 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी के इस बयान के पलटवार में सीएम योगी ने उन्हें बड़ा नेता करार दिया और उनकी चुनौती को स्वीकार भी किया है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जिला पंचायत का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। शनिवार को वोटिंग के बाद 75 जिलों के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें 65 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी अपना दल को मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा लोकदल, निर्दलीय और जनसत्ता दल को एक सीट मिली है। आपको बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली आत्मविश्वास से लबरेज एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो लोग ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव समाज पार्टी और छोटी पार्टियों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2022 के रण से पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत तो दर्ज कराई है। इस जंग में बीजेपी ने 67 जिलों में अपना परचम लहराया, जो कि कुल 95% है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या आगे भी बीजेपी की यही रणनीति काम आएगी या फिर यूपी में छोटे दलों का मिलकर बड़ा खेल होगा? न्यूज डेस्क, एएनबी न्यूज। तो ओवैसी की ललकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार की है और विपक्षियों का ये आखिर डर है या मुख्यमंत्री योगी का ये विजय फैक्टर है, क्योंकि जो पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उनमें नतीजन साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहीं न कहीं दबदबा नजर आया है। ओवैसी की ललकार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है और जिसके बाद ओवैसी को एक बड़ा नेता भी बताया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि ओवैसी तमाम जगह जाते हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं और उनका एक अपना वोट बैंक है। आखिर ओवैसी ने क्या कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की चुनौती को स्वीकार किया, आपको सुनवाते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए तो वो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। और इसके विपक्ष में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि छोटे दल मिलकर के भी समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी और आने वाले वक्त में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 से के पार सीटों को हासिल करेगी। और आखिर 2017 में किस तरीके से क्या छोटे दलों ने खेल किया था उसको आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं।
तो अपना दल 11 सीटों पर लड़ रही थी और 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 8.5 लाख वोट मिले थे। सुभाषपा 8 सीटों पर लड़ी थी, 4 सीटों पर जीत मिली थी, 6 लाख वोट टोटल मिले थे। निषाद पार्टी 72 सीटों पर लड़ी थी, इसके साथ 1 सीट पर जीत हासिल हुई और 5,40,000 वोट मिले थे। पीस पार्टी का जिक्र किया जाए तो 68 सीटों पर लड़ी, लेकिन 67 पर जमानत जब्त हुई और 2,27,000 वोट मिले। 38 सीटों पर AIMIM लड़ी, 37 पर जमानत जब्त, 2 लाख वोट मिले। वहीं RLD 277 सीटों पर लड़ी, 1 सीट पर जीत हासिल हुई है और 15 लाख वोट मिले हैं RLD को। तो ये पूरे यूपी में छोटे छोटे दलों का जो बड़ा खेल आखिर क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ये छोटे छोटे दल बड़ा खेला कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनौती दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसे स्वीकार कर लिया है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दयाराम भार्गव जी हैं, सुभाषपा से हैं, प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही खेमचंद्र जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी आपके पास आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी की चुनौती यानी सुभाषपा की चुनौती, यानी अगर उन्होंने कुछ कहा है तो जाहिर है कि सुभाषपा ने उस बात को कहा है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आपकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है, तो अब किस दमखम के साथ उतरेंगे 2022 के चुनावी मैदान में? योगेश भाई, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने स्वीकार किया, अच्छी बात है, स्वीकार करें। अगर उन्होंने कहा, ओवैसी के कहने पे उन्होंने स्वीकार किया, तो ओवैसी साहब ने कहा था उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे जो 27 जिले हैं, जो मौतों को आंकड़ा है, जो लाशों का अंबार था, उसको योगी जी क्यों नहीं स्वीकार किए? उसके बाद ओवैसी जी ने यह भी तो कहा था उत्तर प्रदेश में अपहरण चरम सीमा पे, उसको क्यों नहीं स्वीकार किया? फिरौती इतना चरम सीमा पे है, क्यों नहीं स्वीकार किया? बलात्कार चरम सीमा पे है, क्यों नहीं स्वीकार किया? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के ऊपर स्वीकार क्यों नहीं किया? दयाराम जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपके साथ अन्य विपक्षी दल भी यही मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके जो जनता का प्यार है, जो जनता का विश्वास है, वो बीजेपी के साथ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप बताइए, 2016 में 2017 में जो चुनाव हुआ था वो योगी जी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश में हुआ था क्या? आप बताइए योगेश भाई, 2017 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव जो है केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हुआ था, पिछड़ों के वोट के ऊपर हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके उत्तर प्रदेश का सीएम का चेहरा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, पिछड़ों का वोट लेकर के। उसके बाद जब 312 मेजॉरिटी आती है तो बाहर से दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से उठा करके उत्तर प्रदेश में थोप दिए जाते हैं। क्या ये 24 करोड़ जनता जो है ठगा महसूस नहीं कर रही उत्तर प्रदेश की? आप बताइए, अभी आप बात करते हैं जातियों का गुणागणित हमेशा जो है मीडिया दिखा रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए, अभी बाधा में कृषि जो है कृषि विभाग के प्रोफेसर की भर्ती थी 13 की, उसमें 11 ठाकुरों को भर्ती कर दिया जाता है, तब वहां पे किसी को जातिवाद नजर नहीं आता है। इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 5,844 पिछड़ों का जो है पद जो है योगी सरकार लूट लेते हैं, लेकिन तब जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, प्रवक्ता या मंत्री जो पिछड़ी जात का है उसका जबान नहीं खुलता, उसके वोटों पे जो ताला लग जाता है। इसी के साथ में आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब जो है कोरोना काल के समय मौतों को आंकड़ा छोड़िए, अलीगढ़ में से जहरीली शराब से 125 मौत हो जाती है अलीगढ़ में, लेकिन उस समय देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग 80 लोगों पे कार्रवाई हुई है, अलीगढ़ का अगर मामला हो तो 80 लोगों पे कार्रवाई हुई है, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों तक का अगर जिक्र किया जाए तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। दयाराम जी आते हैं आपके पास। खेमचंद जी, पिछड़ों के वोट बैंक को लुभाने का आपने काम किया, लेकिन साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए ये छोटे दल सामने आ रहे हैं और आपको चुनौती दे रहे हैं। की करता है, धर्म की करता है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बारे में नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो संकुचित मानसिकता होती है। वो हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा समाज में विघटन करने की बात करते हैं। अभी ये मित्र पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ा बार बार कहते हैं, अरे भाई उनमें लोग पढ़े लिखे हैं,
लोग इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, आप उनको पिछड़ा करके क्यों अपमानित करते हो? वो बराबरी के साथ अपना काम करते हैं, क्यों उनको आप अपमानित करते हो? दूसरा, एक तरफ आप करो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी, दूसरी तरफ आप करो पिछड़ा। अरे पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करो। अगर आप राजनीतिक पार्टी हो, अगर आप सच्चे नेता हो, सबके बारे में बात करो। क्यों एक जाति धर्म के बारे में बात करते हो? एक तरफ ओबीसी जो सिर्फ मुस्लिम की बात करता है, एक तरफ ये लोग जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति की बात करते हैं। तो इनसे उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में जिसमें हर लोगों का, हर जाति का, हर धर्म का रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे यहाँ पे ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे यहाँ अपर कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ पे SC ST का भी रिप्रेजेंटेशन है। हम सभी को सम्मिलित लेके एज ए टीम के रूप में जनता के बीच में जाते हैं। और 2017 में जो चुनाव हुआ, इनको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे हुआ, कोई फेस नहीं था। और केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे अध्यक्ष थे, लेकिन किसी को भी उस समय सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया। अब अफवाह ना फैलाएं। और केशव प्रसाद मौर्य जी पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता हैं और लगातार उनका जो मान सम्मान है वो पार्टी में बना हुआ। लेकिन दयाराम जी क्या ये नहीं लगता कि ये दयाराम जी क्या ठीक है वाले नहीं है, लटके भटकने वाले नहीं है? ठीक है। अच्छा खेमचंद जी, क्या ये नहीं लगता है कि जो ये छोटे दल आ रहे हैं, जिस तरीके से दयाराम जी ने भी कहा कि छोटे छोटे दल एक साथ आएंगे सामने, तो आपको नुकसान नहीं होगा? क्योंकि अगर अपना दल की बात करें, पिछली बार सुभाषपा भी आपके साथ थी, अब ये जो दल हैं ये कहीं ना कहीं आपसे अलग होते नजर आ रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। जहां बहुत कम मार्जिन से हार जीत का जो नतीजे आते थे सामने, 5,000, 8,000, 10,000, तो वो नतीजे तो उसकी भरपाई तो आप नहीं कर पाएंगे ना। वही नतीजे कहीं आपके खिलाफ ना चले जाएं। जनता देखती आज कौन उत्तर प्रदेश को लीड कर सकता है, कौन वहाँ पे एक स्टेबल सरकार दे सकता है, कौन सबकी सोच सकता है, कौन एक सिर्फ और सिर्फ एक जाति या एक धर्म के बारे में नहीं सोचता। एक तरफ ये पिछड़ों की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं जब ओबीसी जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लोग जब हमारे पिछड़ों को मारते हैं तो ये मुंह बंद कर लेते हैं, ये सील कर लेते हैं, ये उस पर कमेंट नहीं करते, ये उन पर मुंह तक नहीं बोलते। बंगाल में देखिए कितने हमारे SC ST के लोगों को वहाँ पे मारा गया, इनके एक बयान तक नहीं आया। ये लोग चुप रहते हैं क्योंकि इनकी राजनीति अपॉर्चुनिटी की राजनीति है। जहाँ फायदा मिल रहा है वहाँ मुंह खोलेंगे, जहाँ फायदा नहीं मिल रहा वहाँ नहीं मुंह खोलेंगे। जनता समझदार है और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में हमें भारी जीत मिली, विधानसभा में हमें भारी जीत मिली, तो इसलिए मिली कि सभी समाज, सर्व समाज का हमें सहयोग मिला, सर्व समाज का हमें साथ मिला। सर्व समाज ये महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हम सबका फायदा होगा। देखा होगा उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फाड़ बैठा है। उत्तर प्रदेश में आज लॉकडाउन की स्थिति में भी जो मजदूर जो दूसरे राज्यों से पलायन करके उत्तर प्रदेश में वापस गए, उनको सीधा कैश उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया। उनकी स्किलिंग का काम चल रहा है, उनका जो स्किल है उसको मैपिंग का काम चल रहा है ताकि तेजी से उनको काम दिलाया जा सके। उत्तर प्रदेश में चारों ओर से चहुमुखी विकास चल रहा है और वहाँ पे लगातार जो करप्शन था, लगातार वहाँ पे जो आप कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के भू माफिया थे, अलग अलग तरीके के माफिया थे, उन पे जोरदार कार्रवाई की जा रही है और उसके नेक्सस को तोड़ा गया है। क्योंकि 25 साल में जिस तरीके की SC DSP की वहाँ पे सरकारें थी जो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट का काम करती थी, उस नेक्सस को हमने तोड़ा है। और आपकी बात आ गई, ठीक है। आप लगातार जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। दयाराम जी, क्या यही जनता को पसंद आ रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हुए हैं और यूपी पंचायत अध्यक्ष जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं बन करके। हालांकि समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, चुनाव टालने का भी कहीं ना कहीं आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी, और उसको लेकर के अब सबसे बड़ी पार्टी देखने को तो यही मिल रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का आज भी दबदबा यूपी में कायम है। योगेश भाई देखिए, कई सवाल हैं, मैं इनके कई सवालों का जवाब दूंगा। भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात करी। आज बताइए कहाँ भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है? अयोध्या में राम की नगरी, राम के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। उसी अयोध्या के जमीन को 2 करोड़ में खरीदते हैं, 5 मिनट के अंदर में 18.5 करोड़ में जमीन बेच देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है। यानी ये करे तो राष्ट्रलीला, विपक्ष करे तो करेक्टर ढीला। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि क्या नाम है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। अरे खेमचंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में खुशी दुबे एक रात की दुल्हन
याद करिए कानपुर विकास दुबे वाला, एक रात की दुल्हन खुशी दुबे, आज तक उसको जेल में डाल रखा था। उस लड़की का 17 साल की क्या गुनाह था, आप बता दीजिए। उस पर चर्चा नहीं करेंगे जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, आप जिस तरीके से इस बात को लेकर के कह रहे हैं, तमाम सारी कमियां उजागर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन क्या आप 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा इस बात को दावा करते हैं और इस बात को कहते हैं कि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और आपके नेता, आपके अध्यक्ष भी कई दफा अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। देखिए योगेश भाई, हम आपको बताना चाहेंगे आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बड़ी जातियों, बड़ी पार्टियों पर वोट बैंक नहीं है कि आप चाहे वो भाजपा को देख लीजिए, चाहे सपा को देख लीजिए, बसपा या कांग्रेस को देख लीजिए, सभी दल छोटी जातियों, छोटे पार्टियों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वोट जो है छोटी पार्टियों पे है, बड़ी पार्टियों पे नहीं है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, दयाराम जी, अब सवाल ये है कि क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की उम्मीद में हैं या नहीं? मैं फिर आपको जानकारी देना चाहूंगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। भागीदारी दल संकल्प मोर्चा में 10 दल हैं। 10 दलों के नेता ने यह स्वीकार किया है, एक जगह बैठ करके यह मंथन और तैयार किया है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा उसके साथ गठबंधन करेगी। तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करती है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी से गठबंधन करने के लिए सहमत रहेगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा तक। लेकिन आप ही के गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज ही उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़ा तंज कसा, उनको लेकर के आंकड़े जारी किए हैं कि अखिलेश यादव के क्षेत्र में कन्नौज का उन्होंने जिक्र किया कि कन्नौज में जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ था, वहां पर वो अपना अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जिता पाए हैं। अन्य मैनपुरी का उन्होंने जिक्र किया, तमाम सारे क्षेत्रों का उन्होंने जिलों का जिक्र किया कि जहां पर पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नहीं जिता पाई है, वो समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और आपके अध्यक्ष जी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये कहीं आपसी दरार तो ना, अभी नया गठबंधन, नया जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बन रहा है, उसमें आए हुए लोगों में कहीं आपसी विस्फोट ना पैदा हो जाए? नहीं योगेश भाई, देखिए हमारे 10 दल हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। माननीय ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं, आप बताइए 1995 से लेके आज तक जिस जिले की आप बात कर रहे हैं समाजवादी, वहाँ पे हमेशा जिला अध्यक्ष से उनका तैयारी रहा, हमेशा वो सत्ता में रहे, जिला अध्यक्ष उनकी रही। अब बात समाजवादी की नहीं है, कहना और उसको समझना दो बातें हैं। अब ये बताइए, आज उत्तर प्रदेश में आप ये लगाइए, जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी के 4 जिला पंचायत सदस्य हों, वहाँ सीट 40 हो, और आप बताइए सपा बसपा कांग्रेस के लोग हो और मेजोरिटी जो है समाजवादी के साथ में किसी के साथ में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या क्या नहीं किया। सीबीआई, ईडी, पुलिस प्रशासन, जितने तंत्र हो, अगर जिला पंचायत सदस्य उनका कहना नहीं माना, नहीं सुना, तो उसके दरवाजे पे बुलडोजर भेजने का काम किया, तुम्हारा मकान गिरवा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, उसको थाने में बैठा लिया, चौकी में बैठा लिया। इतना प्रताड़ना करके, इतना जवाब ले लेते हैं। ठीक है दयाराम जी, जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, आपने सत्ता में रहते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग किया और उनके सहारे ये चुनाव जिता, बड़ा आरोप और सीधा आरोप। देखिए, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, इनका वो हाल है। उससे कोई भी जिला परिषद का अध्यक्ष जीत नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी को जब मेंबर ने, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और किसी को भी वोट कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है। ये एमएलए एमपी की तरह नहीं है कि भाई उनको एक व्हिप जारी होगा, व्हिप के अनुसार वो वोट करेंगे।
तो वहाँ पे जो जिला परिषद के मेंबर हैं उन्होंने स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा है, योगी जी के काम को देखा है, योगी जी का उनको विश्वास है योगी जी के काम में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देके भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के अध्यक्ष बनाए। इसीलिए हम लोगों ने 67 जिला परिषद के अध्यक्ष जीते हैं। अब ये लोग जीत तो पाए नहीं, अब खिंचा रहे हैं और खिंचा के अनर्गल बात नहीं कर रहे हैं। एक भी केस बताओ जहाँ पे ऑन रिकॉर्ड लोगों ने हमारे खिलाफ FIR की हो, उन्होंने शिकायत की हो या कोई सबूत पेश किया हो कि हमारी सरकार ने किसी एजेंसी ने उनको परेशान किया और परेशान करके उनसे वोट डलवाए। अरे भाई आप क्यों झूठ बोलते हो? समाजवादी पार्टी का इतनी कमजोर हो गई कि वो समाजवादी पार्टी के पास MP भी हैं, MLA भी हैं, विपक्षी नेता हैं, पहले सरकार में रहे हैं, उनका जो गृह जनपद है उनका वहाँ पे गढ़ है कि वो अगर उनके मेंबर हैं तो वो अपना जिला परिषद का अध्यक्ष ना बना पाए। ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, ना कि दूसरे दलों में। उनको पता है कि जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वही गांव को विकसित कर सकती है, वही किसान को विकसित कर सकती है, वही गरीब को विकसित कर सकती है, वही मजदूर को विकसित कर सकती है। और जो जिला परिषद का कार्य होता है वो गाँव से रिलेटेड होता है, किसान से रिलेटेड होता है, मजदूर से रिलेटेड होता है। और उन सभी को विकसित करने के लिए, उन सभी को लाभ पहुंचाने के लिए, उन सभी को आगे पहुंचाने के लिए, आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे उचित है और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे उचित है। इसीलिए भारी मात्रा में उन्होंने हमारा समर्थन किया और हम जीत किया है। अब ये लोग खिंचा रहे हैं, खिंचा के अनर्गल बातें कर रहे हैं, करते रहे, उससे जनता सब जानती है, जनता सब समझती है और वो देख भी रही है। बिल्कुल दयाराम भार्गव जी, आपने सुना कि जनता सब जानती है, सब समझती है। आप ये जिस तरीके से अब ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बात कही है कि अगर विपक्ष जीत दर्ज करता है तो सब सही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, अभी तक EVM पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, और इस बार भी बैलेट पेपर से जब इसमें चुनाव हुआ जिला पंचायत में, तो उसको लेकर के अब विपक्ष यही रोना रो रहा है कि अधिकारी जो थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका दुरुपयोग किया गया है। तो ये जिस तरीके से अभी खेमचंद जी ने कहा कि किसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत कही है, तो क्या वाकई ये चरितार्थ हो रही है विपक्ष पर? योगेश भाई, किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये तो ये मैं आपको बता दूं, अभी जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। हमारे खेमचंद भाई बता दें, बलिया में चुनाव हुआ, बलिया में हमारी पार्टी स्वयं भारतीय समाज पार्टी 12 जिला पंचायत जीती, भागीदारी समतल मोर्चा बना के 18 जिला पंचायत, दूसरे नंबर पे समाजवादी, तीसरे नंबर पे भाजपा, चौथे नंबर पे बसपा, फिर कांग्रेस। इसके बाद बता दूं जनाधार इनका, आप बलिया में ले लो, बनारस में ले लो, गाजीपुर में ले लो, मऊ में ले लो, आप आजमगढ़ में ले लो, फैजाबाद, बाराबंकी, कहाँ तक की बात बताऊं? जब जिला पंचायत जीत के आते हैं विपक्ष के लोग तो अध्यक्षी कैसे बन गई? यही तो देखिए ना, खेल देखिए इनका। आपने क्यों लोगों को डराया धमकाया? किन लोगों को आपने थाने में बंद किया? खेमचंद जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, आप सुन रहे हैं कि जिस तरीके से जो आपका जनाधार है वो साबित हो गया और आप डरा धमका कर लोगों से वोट ले रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जिला परिषद के जो सामान्य मेंबर जीत के आए, उनका विश्वास इन लोगों में बिल्कुल नहीं था। इनका जो करप्शन है, इनकी जो जातिगत राजनीति है, इनकी जो संचित राजनीति है, ओबीसी जैसे व्यक्ति के साथ जो एक धर्म की राजनीति करता है, लगातार दूसरे धर्म को दबाने का, बदनाम करने का काम करता है, इसलिए लोग इनसे पूरी तरीके से नाराज थे और नाराजगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का काम उन्होंने देखा। आदरणीय CM साहब का काम देखा, आदरणीय मोदी जी का काम देखा, जिस तरीके से फ्री वैक्सीनेशन चल रहा है, जिस तरीके से फ्री फूड फॉर ऑल चल रहा है, इतना बड़ा अभियान चल रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। हमारे ऐसे मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए साथ दिया कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो गांव का विकास होगा, गरीब का विकास होगा, मजदूरों का विकास होगा, और जो गांव गरीब और मजदूर है, जो हमारी पंचायत है, वो विकसित होंगी तो पूरे देश का और हमारे प्रदेश का लाभ होगा। क्योंकि उनको पता है अगर ऐसे लोगों का जिला परिषद के अध्यक्ष बन जाते तो ये कमीशन खोरी करते, लूटपाट करते, तो गांव में तो कुछ पहुंचता नहीं, इनकी जेबें भरती। लेकिन आज गांव में पैसा पहुंचेगा, गांव का विकास होगा, गांव आगे जाएंगे, गांव विकसित होंगे। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम सभी जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, गुड गवर्नेंस के साथ काम करती है। लेकिन खेमचंद्र जी, यहाँ एक बात और समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो पंचायत के राज के जो चुनाव हुए थे, उसमें जब सदस्यों के चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या कम थी, क्योंकि उसमें आम जनता ने वोट दिया था। लेकिन जब अध्यक्ष के चुनाव हुए तो भले ही उसमें अध्यक्ष में क्योंकि उन सदस्यों ने वोट दिया है, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी जनता मतदान करेगी, जनता चुनेगी। 2017 का अगर जिक्र किया जाए
तो अपना दल आपके साथ थी और 1% वोट बैंक उसको मिला था। सुहेलदेव पार्टी को भी 0.5 यानी आधा % वोट बैंक मिला था। तो ये जो वोट बैंक कटेगा जनता के जरिए, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए, यहाँ पे सिंबल पे चुनाव नहीं होते, यहाँ पे समर्थित होते हैं। यहाँ पे सिंबल पे चुनाव पार्टी का सिंबल जब जनता के बीच में जाता है तो उसका रिस्पांस और उसके पीछे जो लगाव है वो अलग होता है। अब जब यहाँ पे सिंबल पे चुनाव नहीं होते, हर एक कैंडिडेट को एक अपना सिंबल मिलता है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम एक्स व्यक्ति को हम अपना समर्थन दे रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी कहती है हम वाई व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिंबल नहीं है। अगर सिंबल होता है तो आप देखेंगे जब सिंबल पे चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे जीतेगी। सब लोगों का प्यार फूल पे बरसता है, सब लोगों का प्यार जो हमारा चुनाव चिन्ह है उस पे बरसता है। लेकिन अभी जो चिन्ह नहीं था, सब लोग अपने अपने चिन्ह पे लड़ रहे थे। इसमें हियर एंड देयर होता है और इसमें चुनने के बाद गांव के लोग, गांव के पंच, गांव के बुजुर्ग उस मेंबर को समझाते हैं कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन पार्टी अच्छी है, कौन सी अच्छा है, कौन हमारा विकास कर सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है जो समाज की प्रक्रिया चली, उस समाज की प्रक्रिया से ये सब चीजें निकल के आए कि भारतीय जनता पार्टी उचित अल्टरनेटिव है और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्हीं का हमें समर्थन करना चाहिए। इसीलिए भारी मात्रा में सभी मेंबर्स ने हमें समर्थन दिया और हम जीते। और वहाँ पे बहुत सारी संख्या में इंडिपेंडेंट भी लोग थे जिनको किसी ने भी समर्थन नहीं किया था, वो भी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। दयाराम जी, क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्योंकि नतीजे जो आ रहे हैं सामने वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहे हैं, चाहे जो भी चुनाव हो रहे हो सामने आते हैं। देखिए योगेश भाई, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा जातिवाद की बात करती है। खेमचंद भाई, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, बहुत सूझे हुए समझदार हैं। बाधा में किसी प्रोफेसर की 13 की भर्ती थी, उसमें जो है 11 ठाकुर को जो भर्ती कर दिया जाता, तब आपको समझ में नहीं आता जातिवाद कहाँ है। आपको जातिवाद नहीं समझ में आता जब 11 ठाकुरों को प्रोफेसरों की भर्ती हो जाती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर कुछ बात करे तो उसमें आपको जातिवाद नजर आती है। जातिवाद के नाम पे ठीक है, जातिवाद के नाम पे जातिवाद के नाम विधायक, सांसद, मंत्री, विधायक बनाते हैं, डीएम एसडीएम बनाते हैं, थाना अध्यक्ष बनाते हैं, तहसीलदार बनाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, तब आपको जातिवाद नजर नहीं आती। लेकिन अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शिक्षा की बात। दयाराम जी और खेमचंद जी शर्मा जी, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव की वजह से अब ये दोनों लोगों को यहीं पर रोकना चाहेंगे। तो जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बजा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही प्लान आने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पर अप्लीमेंट हो पाएंगे या फिर एक बार फिर से छोटे छोटे दल मिल करके कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं। राष्ट्र धर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।